ठीक है। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं डिमांड चैप्टर। ठीक है, इससे पहले एक चैप्टर है आईसी कर्व एनालिसिस, जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले उससे पहले हम डिमांड पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा तुम लोगों को डिमांड पढ़ के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिमांड होता क्या है, कैसे पता चलेगा किसी चीज़ का डिमांड है या नहीं है। तो डिमांड को होने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तीन चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला तो उसको खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, यानी कि डिजायर। सबसे पहला डिजायर होना चाहिए। दूसरा परचेजिंग पावर होना चाहिए। अगर परचेजिंग पावर नहीं है तो डिमांड हो ही नहीं सकता। अब कोई फेरारी खरीदने का सोच रहा होगा तो कोई चांद खरीदने का सोच रहा होगा, ठीक है, लेकिन वो औकात से बाहर की चीज़ है। तो परचेज पावर होना जरूरी है। तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, औकात होने की जरूरत है, ठीक है, और खरीदने की शक्ति होनी चाहिए, वही चीज़, खरीदने की शक्ति। और तीसरा चीज़, देखो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलो कम। जेठालाल के अंदर बहुत औकात है, विलिंगनेस टू पे, उसके पास विलिंगनेस टू पे होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे होने का मतलब क्या है? पैसा देने, उसके पास खर्च करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेट सपोज ये मार्कर है। अब ये मार्कर मुझे कोई बोले कि भैया ये 50 रुपये में आप खरीदोगे, मेरे जेब में 100 रुपया रहेगा ना, 1000 रुपया रहेगा, तो भी मैं ये नहीं खरीदूंगा 50 रुपये में, क्योंकि बाहर मार्केट में मुझे ये मिल रहा है कितने में? सिर्फ 20 रुपये में, 25 रुपये में। तो मैं 50 रुपये इसके ऊपर खर्च क्यों करूं? तो कभी कभी किसी चीज़ को खरीदने का मन तो करता है हमारा, लेकिन उस चीज़ के ऊपर उतना पैसा खर्च करने का मन नहीं करता। तो वो होता है विलिंगनेस टू पे, खर्च करने की इच्छा शक्ति। यानी कि तीन चीज़ें, पहला डिजायर, दूसरा परचेजिंग पावर और तीसरा विलिंगनेस टू पे होगा, तभी किसी चीज़ का डिमांड होगा, अदरवाइज डिमांड नहीं होगा। अब लेट सपोज कि तुम्हें एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, एप्पल का मैकबुक खरीदना है, और उसके लिए तुम्हारे पास 1.5 लाख रुपए जेब में हैं। लेकिन जब तुम मार्केट में जाते हो, मॉल में जाते हो खरीदने के लिए, तो वहाँ पे पता चलता है कि सेम स्पेसिफिकेशन का HP का लैपटॉप 60,000 का मिल रहा है, वहीं पे एक कटा हुआ एप्पल दिखाने के लिए वही लैपटॉप 1.5 लाख का मिल रहा है। अब तुम सोचोगे कि यार 60,000 में जब काम चल रहा है तो हम 1.5 लाख रुपये खर्च क्यों करें, है ना। तो इस केस में तुम क्या करोगे? तुम एप्पल का लैपटॉप नहीं खरीदोगे, तो एप्पल का लैपटॉप का डिमांड खत्म हो गया। लेकिन हमारे पास अगर उसके ऊपर उस कटे हुए एप्पल के लिए अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है और हमें वो मंजूर है कि नहीं मैं दूंगा, तो फिर उसका डिमांड है, ठीक है। तो खर्च करने की इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विलिंगनेस टू पे होगा, हमारे पास परचेजिंग पावर होगा और डिजायर होगा कि वो चीज़ हमें खरीदना है, तो जाके वो डिमांड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला डेफिनेशन है कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड क्या है? एक कमोडिटी का उतना क्वांटिटी है दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय, जितना वो खरीदना चाहता है या खरीद सकता है, एट इच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें कितना, किस प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए रेडी होते हैं, वो डिमांड कहलाता है, ठीक है। अब तुम जाते हो मार्केट में, दुकानदार तुम्हें बोलता है कि सर अगर आप 20 रुपये का कोल्ड ड्रिंक खरीदोगे तो ओनली 200 ml मिलेगा, लेकिन अगर आप 40 रुपये का खरीदोगे तो 750 ml दे दूंगा मैं। तो तुम सोचोगे यार 20 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च करने से हमें डबल बेनिफिट हो रहा है, तो इस केस में तुम 40 वाला खरीद लोगे। लेकिन दुकानदार और ज़्यादा तेज था, जैसे ही तुम 40 रुपया लेके आए, दुकानदार बोला 10 रुपये और ऐड करोगे ना तो 1 लीटर दे दूंगा। तुम सोचोगे यार फिर से फायदा हो रहा है, 10 रुपये और लेके आते हैं। तुम 10 रुपये लेके गया, फिर वो बोला 75 रुपये में 25 रुपये और लेके आओगे तो 2 लीटर दूंगा। अब की बार तुम सोचा नहीं 2 लीटर ही लेके जाऊंगा, है ना। तो किस प्राइस पॉइंट पे हम कितना क्वांटिटी खरीदना पसंद करते हैं, वो क्या कहलाता है? डिमांड कहलाता है, ठीक है। आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, एक डिमांड होता है और दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड होता है, ठीक है। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है ये भी सुन लो, ध्यान से सुनोगे ज़्यादा बातें समझ में आएगी, नहीं सुनोगे तो बाबू फिर तो चल ही रहा है तुम्हारा, अच्छा ठीक है। हाँ सुनो, तो डिमांड क्या होता है? डिमांड में अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड होता है। और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड में होता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे हम कितना यूनिट खरीदना चाहते हैं, वो हमारा क्या होता है? क्वांटिटी डिमांडेड होता है। डिमांड में अलग अलग प्राइस पॉइंट दिया रहेगा और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे अलग अलग क्वांटिटी हम खरीदेंगे। लेकिन जब हमें एक स्पेसिफिक प्राइस दिया रहे और उस केस में हमें बोले कि आप इस प्राइस पॉइंट पे कितना खरीदना पसंद करोगे, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कहलाएगा। याद रहेगा।
अब जो डिमांड होता है वो दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड होता है और दूसरा मार्केट डिमांड होता है। अब इंडिविजुअल डिमांड में हम उसी चीज़ का एक व्यक्ति के पीछे पूछेंगे कि एक आदमी उस चीज़ का कितना यूनिट खरीदना चाहता है, लेकिन वहीं पे अगर हम पूरे मार्केट की बात करें उस चीज़ के बारे में कि आप इस प्राइस पॉइंट पे कितना परचेज करना चाहोगे, तो वो मार्केट डिमांड हो जाएगा। अब मान लो कि ये पेन है हमारे पास, मार्कर है मतलब, तो इसको खरीदने के लिए अगर मुझे कोई बोले तो मैं कितना खरीद सकता हूँ, तुम्हें कोई पूछे तुम कितना खरीदना पसंद करोगे। अब मान लो कि ये पेन मुझे यूज़ होता है तो मैं बोलूँगा मैं इसका 10 यूनिट खरीदूंगा और 20 रुपये मिलता है तो ठीक है। तुम बोलोगे मैं खरीदूंगा ही क्यों, मेरे पास तो इसका डिमांड ही नहीं है, मैं इसका यूज़ ही नहीं करता, है ना। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें टमाटर की, और टमाटर 10 रुपये केजी है, तो तुम कितना यूनिट खरीदना पसंद करोगे। अगर मार्केट में 10 रुपये मिल रहा है टमाटर और हम घरेलू यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो हम थोड़ा ही खरीदना पसंद करेंगे, 2 केजी 3 केजी ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन तुम 15 केजी खरीदना पसंद करोगे, तो अलग अलग लोग अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं ना सेम प्राइस पॉइंट पे। लेकिन वहीं पे वही टमाटर 200 रुपये का हो गया, अब कितना खरीदना पसंद करोगे। आम पापड़ डाल के काम चला लूंगा, ठीक है, तो वो नहीं खरीदना पसंद करेगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो दिखाने के लिए एकदम ट्रांसपेरेंट पन्नी में टमाटर खरीद के सबको दिखाते हुए जाएंगे, ये देख 2 केजी टमाटर, तेरे औकात से बाहर है ठीक है। तो अलग अलग आदमी अलग अलग क्वांटिटी डिमांड कर सकता है डिमांड के केस में। तो इंडिविजुअल डिमांड सिर्फ हम एक आदमी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक आदमी उस कमोडिटी का कितना यूनिट खरीदना चाहता है, और वहीं पे मार्केट डिमांड में हम क्या देखेंगे कि अलग अलग लोग एक मार्केट में उसी चीज़ का कितना यूनिट डिमांड करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व दोनों बना के दे रखा है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया कि किसी एक यूनिट का, किसी एक कमोडिटी का किस प्राइस पॉइंट पे हम कितना क्वांटिटी खरीदना पसंद करते हैं। तो मान लो कि हम जाते हैं दुकान में कोई चीज़ खरीदने के लिए, उसका प्राइस 1 रुपया है, तो अगर प्राइस 1 रुपया है तो हम उसका 4 यूनिट खरीदना पसंद करते हैं। उसका प्राइस 2 रुपया हो गया तो हम अभी 3 यूनिट खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड घट जाता है। लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हो। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है, इसमें 2 चीज़ें होती है, इसमें बेस प्राइस को रखेंगे, अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। हमें प्राइस को देखना है, क्योंकि अगर तुम डिमांड को देखोगे ना तो डिमांड अगर बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ जाता है, और डिमांड घटता है तो प्राइस भी घट जाता है। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसमें इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और डिमांड में, ठीक है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो 1 रुपया जब प्राइस था तो 1 रुपया पे 4 यूनिट डिमांडेड था, वहीं पे जब प्राइस 2 रुपया हो गया तो 3 यूनिट लोग डिमांड करने लगे। प्राइस बढ़ा 3 रुपया हो गया तो लोग 2 यूनिट खरीदना पसंद किए, और जब 4 रुपया प्राइस हो गया तो सिर्फ 1 यूनिट खरीदना पसंद किए। अब इसको हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। ग्राफ तुम्हें याद होगा कि हम नॉर्मल ग्राफ बनाते हैं और उस पर ऐसा लकीर खींचते हैं, है ना। तो डिमांड जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम क्या करते हैं, तो इसी चीज़ को डिमांड में दिखा देते हैं PX और QX में। PX मतलब प्राइस और QX मतलब क्वांटिटी। और जैसे कि PX हमारा 4 रुपया है तो क्वांटिटी हमारा 1 रुपया है ना। जब प्राइस हमारा 3 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 2 यूनिट है। वहीं पे जब प्राइस हमारा 2 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 3 यूनिट है, और जब हमारा प्राइस 1 रुपया है तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलो, तो ये था इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी तरह मार्केट डिमांड कर्व भी होता है। मार्केट में अलग अलग लोगों के बारे में देखते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा लोग होंगे मार्केट डिमांड कर्व में। मैं देखता हूँ अगर उसका भी अगर मैंने फॉर्मेट बनाया होगा तो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। नहीं है, इसमें फॉर्मेट नहीं है, आगे दिखा दूंगा कभी। चलो, तो सबसे पहले इसके बाद हम देखेंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, इसको हिंदी में बोला जाता है मांग फलन। मांग फलन, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे फोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबको कंसीडर करके डिमांड को तय किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की, तो इसमें 5 चीज़ें आती है। क्या क्या? PX, PR और YTE। 5 चीज़ें हुई। PX प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। PR प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
उसके बाद वाई, वाई मतलब इनकम ऑफ कंज्यूमर, टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई मतलब एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर प्राइस। अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग का बुक है तो वहाँ पे ई के जगह पे एफ रहता है, ठीक है, उसका मतलब ही एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर प्राइस ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के वजह से क्या होता है ना कि अगर प्राइस घटता है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड क्या होता है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाता है, और प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीएक्स, हाँ ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये पीएक्स के हिसाब से होता है, यानी कि प्राइस ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी के हिसाब से होता है। दूसरा है पीआर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो तुम्हें रिलेटेड गुड्स पता होगा कितने तरह के होते हैं, है ना, 2 तरह के होते हैं। पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स, पहला था सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है तू नहीं तो कोई और सही, यानी कि एक नहीं मिलेगा या फिर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का इस्तेमाल कर लेंगे, दूसरे का प्राइस बढ़ गया तीसरे का इस्तेमाल कर लेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, यानी कि एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। जैसे कि कार के बिना पेट्रोल नहीं, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकता है ना, मोबाइल के बिना बैटरी नहीं चल सकता है। उल्टा काय बोल दो भाई, बैटरी के बिना मोबाइल नहीं चल सकता है, चार्जर के बिना फोन, चलो ठीक है चलो ठीक है। तो पहला था हमारा ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तीसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा खरीदना पसंद करेगा, इनकम कम है तो कम खरीदना पसंद करेगा, ठीक है। फिर है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो कभी कभी तुम्हारे सामने 2 चीज़ें दे दिया जाता है और उसमें से तुम प्रेफरेंस और टेस्ट के हिसाब से किसी एक को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। एक आदमी पूरा हेल्दी है, यंग है तुम लोगों के जैसे, और तुम्हारे सामने रोटी सब्जी रखा गया और पिज़्ज़ा रखा गया, बर्गर रखा गया, तुम किसको सिलेक्ट करोगे, पिज़्ज़ा बर्गर सिलेक्ट करोगे। वहीं पे एक दूसरा आदमी है जो थोड़ा बहुत बीमार है, वो हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति है, वो जिम कर रहा है, ठीक है, और उसके सामने एक घटिया सा सब्जी और रोटी रख दिया, वहीं दूसरे साइड एकदम टेस्टी पिज़्ज़ा बर्गर रख दिया, फिर भी वो क्या सिलेक्ट करेगा, रोटी खाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो प्रेफरेंस। तो सबका प्रेफरेंस अलग अलग हो सकता है, वो किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, वो टेस्ट से ज़्यादा वैल्यू अपने हेल्थ को दे रहा है, इसीलिए उसने रोटी सब्जी सेलेक्ट किया। तुम हेल्थ से ज़्यादा टेस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हो, इसीलिए तुम किसको सिलेक्ट करोगे, टेस्ट को सिलेक्ट करोगे, पिज़्ज़ा बर्गर सिलेक्ट करोगे, मोमोज की चटनी सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाद एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है। अगर घटने वाला है तो तुम्हें खरीदना भी होगा ना, तो भी तुम रुक जाओगे, अगर वो रुकने लायक सामान होगा तो। हम अभी नहीं खरीद के कुछ दिन बाद खरीदेंगे, जैसे मोबाइल वगैरह खरीदना होता है तो हम सेल का इंतजार करते हैं कि जब सेल आएगा, बिग बिलियन डे सेल आएगा तब खरीदेंगे। नहीं, तुम्हारा मोबाइल फूट गया, तुम्हारे पास मोबाइल चोरी हो गया, उस केस में तुम्हारी मजबूरी हो जाती है, जो मिला वो खरीद लो। लेकिन अगर हम वेट कर सकते हैं तो हम प्राइस का वेट करते हैं। अगर हमें पता है कि प्राइस घटने वाला है तो रुक जाएंगे, और पता चला कि प्राइस तो बढ़ने वाला है, पहुंच जाएंगे खरीदने के लिए, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं मार्केट, मार्केट फंक्शन, मतलब कि अभी हम डिमांड फंक्शन का पढ़ रहे थे तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, अब हम देखेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। तो देखो मार्केट डिमांड फंक्शन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, तो इसमें भी पीएक्स होता है, पीएक्स होता है, पीएक्स मतलब ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये तो तुम्हें पता ही है, बातचीत नहीं होनी चाहिए, शांति से सुनते रहो। पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा वाई, वाई का मतलब क्या होता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनकम कितना है, तो कंज्यूमर का इनकम ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा खरीदेगा, कंज्यूमर का इनकम कम रहेगा तो कम खरीदेगा। उसके बाद आता है टी, टी मतलब होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो वही चीज़ कि जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जो ज़्यादा टेस्ट हमारे टेस्ट के हिसाब से है तो हम उसको खरीदना पसंद करेंगे, अगर वो टेस्ट के हिसाब से नहीं है तो नहीं खरीदना पसंद करेंगे। जैसे कि मान लो कि एक वेजिटेरियन आदमी है या फिर सावन चल रहा है, तुमने दोस्त को बताया अरे यार अंडा तो 2 रुपये हिसाब से बिक रहा है, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिक जाने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं पे किसी नॉन वेजिटेरियन को दे दो, ख़त्म कर देगा जाके वो, ठीक है। उसके बाद है ई और एफ, ई मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर इन फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस क्या रहने वाला है, घटने वाला है या बढ़ने वाला है। भाई वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है थोड़ा सा, तो
थोड़ा सा तो बनाओ शांति। ठीक है, सुनो। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्राइस में? प्राइस बढ़ने वाला है या घटने वाला है? बढ़ने वाला होगा तो अभी खरीद लेंगे, अगर घटने वाला होगा तो रुक जाएंगे, जब घटेगा तब खरीदेंगे। उसके बाद क्या है हमारा एन मतलब होता है नंबर ऑफ बायर और पॉपुलेशन साइज, यानी कि किसी चीज़ का मार्केट में कितने बायर्स हैं या फिर उसका पॉपुलेशन कितना है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कभी बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर में कुछ दुकानें राइट साइड में और कुछ शोरूम्स लेफ्ट साइड में, तुम देखोगे कि राइट साइड बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और लेफ्ट साइड कोई नहीं दिखेगा तुम्हें, खाली खाली सा दिखेगा, है ना। तो पॉपुलेशन साइज में इसमें हो गया कि मार्केट में कितने लोग हैं जो हमारे प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करते हैं, पोटेंशियल बायर कितने हैं मार्केट में। तो जितने पोटेंशियल बायर होंगे उसके हिसाब से उसका डिमांड या प्राइस तय किया जाएगा। तुम्हें कोविड का टाइम याद होगा, कोविड के टाइम में सैनिटाइजर का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, मास्क बहुत ज़्यादा महंगा मिलता था। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन साइज बढ़ गया था, पोटेंशियल बायर बढ़ चुके थे। लेकिन अब देखो फिर से वही रेट में बिक रहा है, तो अभी उनका साइज छोटा हो गया है। तो पॉपुलेशन साइज का मतलब ये नहीं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो तुम जाओगे वहाँ प्यूमा के शोरूम में तो तुम्हें पता चलेगा कि 4000 से कम का जूता ही नहीं है। अब 4000 का जूता यहाँ पे क्यों खरीदेगा कोई, जब सामने उसको 250 रुपये का जूता मिल रहा है ना। तो इसके वजह से हमें देखना पड़ेगा पॉपुलेशन साइज कैसा है, लोग कैसे हैं यहाँ के रहने वाले, किस तरह के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। जिस तरह के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे उसके हिसाब से डिमांड तय किया जाएगा। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो एवरेज इनकम हम चेक करेंगे उस जगह का, जिस मार्केट का हम बात कर रहे हैं, जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन साइज के साथ साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी चेक करेंगे। अगर तुम्हारे पास संदीप गर्ग का बुक है तो उसमें पीओ लिखा होगा, यानी कि साइज ऑफ कंज्यूमर्स एंड पॉपुलेशन, वही बात है। एस का मतलब होता है सीजन्स एंड वेदर, तो वेदर और सीजन पे भी डिपेंड करता है हमारा डिमांड, है ना। अभी तुम्हें कोई टी शर्ट बेचने आए ना, हाफ टी शर्ट नहीं खरीदोगे, क्यों? क्योंकि ठंडी चल रही है। गर्मी में तुम्हें कोई जैकेट बेचने आए नहीं खरीदोगे। अभी कोल्ड ड्रिंक सस्ता मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आइसक्रीम सस्ता मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग तो खरीद लेंगे लेकिन सारे लोग नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो सीजन एंड वेदर भी डिपेंड करेगा। और डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इनकम का क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। तो डिमांड में ये चीज़ें समझ में आई तुम लोगों को। चलो आगे देखते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज़ है, सुनो अब ध्यान से, ध्यान से सुनो। एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सेप्शंस, सॉरी एक्सपेक्टेशन बोल रहा हूं मैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या क्या है? तो अगर तुम एक्सेप्शन की बात करते हो ना यहाँ पे, तो सबसे पहले आता है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि जो हमें समाज से अलग करे, जो हमें प्रतिष्ठित बनाए, है ना। लोग आईफोन के बारे में, आईफोन के लिए एक्स्ट्रा पैसा पे करने के लिए क्यों रेडी हो जाते हैं? क्योंकि वो एक तरह का प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है कि अगर कोई तुम्हारे फ़ोन के पीछे कटा हुआ एप्पल देखेगा तो वो तुम्हें इज्जत देगा, ऐसा उन्हें लगता है ना। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हो गई, है ना। तो सेम चीज़ का अगर तुम कहीं अलग जगह अलग पे कर रहे हो, क्या हुआ, दिक्कत हो रहा है तो कर सकते हो, मतलब अपने आप को वो तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में समझ में आया, जो हमारी इच्छाओं को संतुष्ट करे, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है लोगों को। उसके बाद क्या है, गिफेन गुड्स। गिफेन गुड्स गिफेन पैराडॉक्स के थ्रू आया है। गिफेन एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने ये गिफेन पैराडॉक्स दिया था, जिसमें जो घटिया वस्तु होता है ना, उसका प्राइस क्या होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो बढ़ जाता है और जब प्राइस घटता है तो घट जाता है। वही चीज़ प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, यानी कि आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में भी होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस घटता है तो डिमांड भी घट जाता है। कैसे? तो आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में कि अब अगर प्राइस ज़्यादा है तो कुछ ही लोग खरीद पाएंगे, तभी वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। अगर उसका प्राइस कम हो गया तो फिर तो सबके हाथ में होगा ना, तो फिर तुम उसको खरीदना नहीं पसंद करोगे, ठीक है। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड भी घटेगा। इस केस में, एक्सेप्शंस में, गिफेन गुड्स। अब मान लो कि मार्केट में जो टमाटर है वो 200 रुपये केजी मिल रहा है, वहीं बगल में ठेला पे
थोड़ा सा घटिया टमाटर है जो 50 रुपये केजी बिक रहा है ना, तो ज़्यादातर लोग कौन सा टमाटर खरीदना पसंद करेंगे? 50 वाला। वो सोचेंगे थोड़ा वो सिलेक्ट करके खरीद लेता हूँ, बाद में जाके छाँट छूट के काट कूट के बना दूंगा मोमोज की चटनी, ठीक है। हाँ, अगर लेकिन अभी मार्केट में तुम गए दुकान में सामान खरीदने के लिए, अच्छा वाला जो सामान था वो 50 का मिल रहा था और घटिया वाला 40 का मिल रहा था, अब आदमी कौन सा खरीदेगा? 50 वाला खरीदेगा। तो प्राइस घटने से उसका डिमांड घटा, गिफ्ट एंड गुड्स का घटा ना। अरे पहले 50 का बिक रहा था तो ज़्यादा बिक रहा था, अब 40 का हो गया, प्राइस घट गया तो उसका डिमांड भी कम हो गया, ठीक है। तो प्राइस घटेगा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद है इर्रेशनल जजमेंट। भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज़ होता है इर्रेशनल जजमेंट, और इरेशनल जजमेंट वाले लोग भी बड़े खतरनाक होते हैं। विवेक रहित मूल्यांकन, बिना दिमाग लगाए उस चीज़ को खरीद लिया, ठीक है। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, जब हम किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं, अच्छा लग जाता है तो हम ये नहीं देखते अच्छा है या बुरा है कैसा है, हम बस खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे कि जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, तो अब वो मार्केट में गए सब्जी खरीदने के लिए, एक ही दुकानदार के पास 2 अलग अलग सब्जी पड़ी हुई है, एक के ऊपर लिखा हुआ ऑर्गेनिक, दूसरा वाला नॉर्मल है। जो नॉर्मल वाला है उसका गोभी एकदम अच्छा सुंदर सा दिख रहा है, वहीं ऑर्गेनिक वाला देखोगे तो एकदम पतला सा गोभी है, उसके फूल भी इधर उधर हो रखे हैं, लेकिन फिर भी, और जब रेट पता किया तो जो अच्छा वाला दिखने में अच्छा था वो 50 का मिल रहा था, और जो दिखने में ख़राब था वो 200 रुपये केजी मिल रहा था, और सामने वाला 200 केजी वाला खरीदा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक है, उसमें खाद बीज नहीं मिलाया गया है, खाद वगैरह जो फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं वो नहीं मिलाया गया है, पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं मिलाया गया है, तो इसके वजह से वो हार्म कम करेगा, तो इसीलिए वो क्या करेंगे, दिखने में जो घटिया यानी कि जो ऑर्गेनिक है वो वाला खरीदेंगे। तो इसको बोला जाएगा इर्रेशनल जजमेंट, याद रहेगा। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड 3 है। पहला क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, यानी कि हिंदी में बोलें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। दूसरा है गिफन गुड्स, जो कि गिफन वस्तु बोला जाता है, इसको तुम इंफीरियर गुड्स भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? इंफीरियर गुड्स। और तीसरा इर्रेशनल जजमेंट, विवेक रहित मूल्यांकन। अब देखो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है कि 2 तरह की चीज़ें होती है, एक होता है एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। इसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनोगे तुम लोग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, शांति से सुन लो। तो सबसे पहले एक्सटेंशन इन डिमांड, जब किसी भी कमोडिटी का अपना प्राइस घट जाता है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी घट जाता है, जिसके वजह से उसका डिमांड बढ़ जाता है, तो वो हमारा एक्सटेंशन इन डिमांड कहलाता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की, तो जब ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ जाता है जिसके वजह से उसका डिमांड घट जाता है, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तुम्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है, तो तुम देखोगे कि मोमेंट विथ डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व के साथ जो मोमेंट होता है वो एक्सटेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड होता है, और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व होता है तो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, ठीक है। तो देखो चेंज इन डिमांड में क्या होता है कि ये शिफ्ट कर जाता है। अब जैसे कि हमने 5 चीज़ें पढ़ा था अभी इंडिविजुअल डिमांड में, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में। पहला नंबर क्या था? PX, PR, Y, T और E, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अभी PX को अलग कर दिया, PX के बारे में पढ़ लिया, PX के वजह से एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन बाद बाकी और भी तो 4 चीज़ें हैं, PR, Y, T और E, ये 4 चीज़ें जो है, इन 4 चीज़ों की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेट सपोज जो उनका इनकम है, इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। कंज्यूमर का इनकम बढ़ गया तो डिमांड भी तो बढ़ जाएगा, कंज्यूमर का इनकम घट गया डिमांड भी घट जाएगा। रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा ना, प्राइस बढ़ गया, अब चाय कोई पिएगा नहीं तो कॉफ़ी ही पिएगा। चीनी का प्राइस बढ़ गया तो गुड़ का डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। तो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे किसी और के वजह से, गुड़ के अपने प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ फिर भी उसका डिमांड बढ़ गया, तो ये इंक्रीज इन डिमांड है। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड शिफ्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता है, तो ये होता है हमारा इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड तो अभी तुमने पढ़ा,
कि यहाँ पे हम बेसिस किसको रखेंगे, प्राइस को रखेंगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगा, अगर प्राइस घटेगा तो क्या होगा, डिमांड भी घट जाएगा। क्या सही बोला मैंने, एकदम हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है तुम लोगों को, सीधा सीधा हाँ में हाँ मिला दिया कि हाँ भैया आप जो बोलोगे सही बोलोगे। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, वही बात इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जो लॉ ऑफ सप्लाई होता है ना, लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगा। याद रहेगा, डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो तुम्हारा डिमांड चैप्टर खत्म हो गया, मजा आया पढ़ के, चलो ठीक है।